वेलकम टू द डिबेट। आज का हमारा विचार विमर्श दक्षिण भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य चोल साम्राज्य पर केंद्रित है। स्रोत सामग्री के अध्ययन से एक बुनियादी सवाल उभरता है जिसने इतिहासकारों को, आप कह सकते हैं, लंबे समय से सोचने पर मजबूर किया है। आखिर चोल शक्ति का असली आधार क्या था? क्या ये उनकी निरंतर सैन्य विजय, विशाल नौसेना और साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार था, या फिर उनकी सुसंगठित, परत दर परत फैली हुई प्रशासनिक व्यवस्था, खासकर उनकी अनोखी स्थानीय स्वशासन प्रणाली? मैं इस पक्ष में तर्क दूंगा कि चोलों की ताकत का मूल स्रोत उनकी सैन्य क्षमता और निर्भीक विजय अभियान ही थे, जिन्होंने उस विशाल साम्राज्य की नींव रखी और उसे बनाए रखा। साम्राज्य की असाधारण स्थिरता, उसकी अब देखें तो लगभग 4 शताब्दियों की दीर्घायु और उसकी वास्तविक गहरी शक्ति का रहस्य वो उसकी परिष्कृत प्रशासनिक संरचना में छिपा था। विशेष रूप से उनकी स्थानीय स्वायत्तता, जिसे हम ग्राम सभाओं के रूप में देखते हैं, वो उस युग के लिए वास्तव में अद्वितीय थी और मेरे विचार में यही उनकी स्थायी ताकत का आधार बनी। चलिए शुरुआत से देखते हैं। चोल साम्राज्य की नींव ही सैन्य विजय से पड़ी। लगभग 850 ईस्वी में विजयालय, जो ऐसा लगता है पल्लवों के अधीन एक सामंत थे, उन्होंने कावेरी डेल्टा के केंद्र तंजौर पर कब्जा किया। ये कोई प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, ये एक सैन्य कार्रवाई थी जिसने चोल वंश के पुनरुत्थान की शुरुआत की। इसी सैन्य नींव पर राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी था, उन्होंने एक विशाल इमारत खड़ी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से विजय और अधीनता की नीति, जिसे दिग्विजय भी कहते हैं, वो अपनाई। त्रिवेंद्रम के पास चेर नौसेना का विनाश, पांड्य राजा अमरभुजंग की हार और बंदी बनाए जाना, पश्चिमी गंगा क्षेत्र यानी गंगवाड़ी और उत्तरी सीलोन श्रीलंका पर आक्रमण, ये सब उनकी सैन्य महत्वाकांक्षा और सफलता के पुख्ता प्रमाण हैं। उन्होंने सिर्फ दक्षिण तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कर्नाटक के गंगा साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वेंगी यानी पूर्वी चालुक्य क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित किया। यह सब दिखाता है कि साम्राज्य का विस्तार और शक्ति प्रदर्शन ये उनकी नीति का केंद्रीय तत्व था। हाँ, मैं मानती हूँ कि विजयालय की तंजौर विजय और राजराज प्रथम के अभियान ये महत्वपूर्ण शुरुआती कदम थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि इन जीती हुई भूमियों को महज सैन्य छावनियों से कहीं ज्यादा एक एकीकृत साम्राज्य में बदलना ये प्रशासनिक कौशल का काम था। जरा सोचिए, इतने विविध क्षेत्रों, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को सिर्फ तलवार के जोर पर आखिर कब तक संभाला जा सकता था? यहीं पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका वो सामने आती है। साम्राज्य को सुनियोजित इकाइयों में बांटा गया था। सबसे ऊपर मंडलम थे, जो प्रांतों के समान थे, आप कह सकते हैं। उनके नीचे कोट्टम या वलेनाडु थे, जिन्हें हम शायद जिले कह सकते हैं। फिर नाडु आता था, जो कई गांवों का समूह, एक तरह का उप जिला था। और सबसे निचले स्तर पर कुर्रम और ग्राम यानी गांव। ये सिर्फ कागजी विभाजन नहीं था, ये शक्ति और जिम्मेदारी के वितरण का एक सोचा समझा ढांचा था। क्या ये ढांचा सैन्य विजयों जितना ही महत्वपूर्ण नहीं था उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए? बिल्कुल, ढांचे की जरूरत थी, मानता हूं। लेकिन उस ढांचे को चलाने और विस्तार देने के लिए संसाधन कहां से आए, ये सोचिए। राजराज प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम, शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी। उनके कारनामे देखिए। उन्होंने अपने पिता की नीति को और भी कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने पांड्य और चेर राज्यों का पूर्ण विलय कर लिया और पूरे सिलोन द्वीप पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उत्तर की ओर बढ़कर कलिंग यानी उड़ीसा और बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और गंगा नदी तक पहुंच गए। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने गंगईकोंड चोल, मतलब गंगा को जीतने वाला चोल, ये उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बसाई। ये सिर्फ उपाधि नहीं थी, ये सैन्य शक्ति का खुला ऐलान था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो उनके नौसैनिक अभियान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की और दक्षिण पूर्व एशिया में कदारम, जो आज के मलेशिया का केदा क्षेत्र है, और श्रीविजय साम्राज्य, जो सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर केंद्रित था, वहां तक सफल अभियान भेजें। क्या ये सब एक मजबूत सैन्य और नौसैनिक क्षमता के बिना क्या ये संभव था?
चीन के साथ राजनैतिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करना भी, वो भी इसी वैश्विक पहुंच और सैन्य दबदबे का नतीजा था। ये विजयें ही थी असल में जिन्होंने साम्राज्य को धन, संसाधन और प्रतिष्ठा दिलाई। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां निस्संदेह विस्मयकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और नौसैनिक शक्ति का विकास तो चोल इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, इन दूर दराज के अभियानों को, गंगा घाटी तक की चढ़ाई या श्री विजय पर नियंत्रण, इन सबको बनाए रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्या सिर्फ एक मजबूत सेना काफ़ी थी? मैं कहूंगी नहीं। इसके लिए एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी चाहिए थी जो लगातार राजस्व जुटा सके, संचार व्यवस्था बनाए रखे और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करे। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की असली खूबी वो उनके राजस्व प्रशासन में दिखती है। भूमि कर, जिसे कड़मय कहा जाता था, वो उपज का लगभग 1/3 हिस्सा होता था और इसे नकद यानी काशू या वस्तु जैसे कलम, धान की 1 इकाई होती थी, उसमें वसूला जाता था। भूमि का बाकायदा सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता था ताकि कर निर्धारण उचित हो सके। इसके अलावा सिंचाई के उपयोग पर कर, व्यापार पर चुंगी जिसे आयम कहते थे, व्यापारिक कर, कण्णिकड़न, खानों, वनों, नमक उत्पादन जैसे संसाधनों पर कर, जिस पर आपने जोर दिया, उस पर भी राज्य का नियंत्रण था और वो आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, बिल्कुल। लेकिन ये स्थिर भू राजस्व प्रणाली का पूरक था, उसका विकल्प नहीं। राजा की सहायता के लिए एक उच्च अधिकारियों की परिषद उड़न कुट्टम होती थी और अधिकारियों को वेतन नकद के बजाय अक्सर भूमि अनुदान, जीवितम कहते थे उसे, उसके रूप में दिया जाता था, जिससे वे स्थानीय स्तर पर प्रशासन से सीधे जुड़ जाते थे। लेकिन इन सब से बढ़कर और जो चोल प्रशासन को वास्तव में विशिष्ट बनाता है, वो है उनकी स्थानीय स्वशासन प्रणाली। मैं स्थानीय स्वशासन के महत्व को नकार नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये तर्कसंगत नहीं है कि ये व्यवस्था इसीलिए फल फूल सकी क्योंकि केंद्र में एक शक्तिशाली सैन्य राजा था जो बाहरी खतरों से सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करता था। बिना राजराज और राजेंद्र जैसे शासकों की सैन्य छत्र छाया के क्या ये ग्राम सभाएं प्रभावी रूप से काम कर पाती? चलिए अब हमारे मुख्य बहस के बिंदुओं पर आते हैं। पहला, विस्तार बनाम समीकरण। मेरा पक्ष स्पष्ट है। सैन्य विजयों ने ही साम्राज्य को वो भौगोलिक आकार और वो संसाधन दिए जिनकी जरूरत थी। राजराज का सीलोन पर आक्रमण या राजेंद्र का गंगा अभियान और श्री विजय पर हमला, ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये चोल शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसने प्रतिद्वंदियों को भयभीत किया और अधीन शासकों को, आप कह सकते हैं, वफादार बने रहने पर मजबूर किया। प्रशासन का विकास, हाँ, वो इन विजयों का स्वाभाविक परिणाम था, उन्हें संभालने की जरूरत थी, लेकिन प्रेरणा और साधन तो सैन्य सफलता से ही मिले। मैं इसे ठीक विपरीत दृष्टिकोण से देखती हूँ। विस्तार महत्वपूर्ण था, पर समेकन उससे कहीं ज्यादा। इतिहास गवाह है, आप सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक देख लीजिए। कई साम्राज्यों ने तेजी से विस्तार किया, लेकिन प्रशासनिक पकड़ ना होने के कारण वो उतनी ही तेजी से बिखर भी गए। चोलों की महानता इसी में थी कि वे जीते हुए क्षेत्रों को सिर्फ लूट का स्रोत नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें अपने प्रशासनिक ढांचे में ठीक से एकीकृत करते थे। नाडू स्तर पर भूमिधारक किसानों की सभा का होना, जो न केवल स्थानीय मामलों को देखती थी बल्कि राजस्व संग्रह में भी राज्य की मदद करती थी, ये समेकन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्थानीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करता था। और फिर ब्रह्मदेय गांव, जो ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि पर बसे थे, वहां सभा या महासभा का गठन होता था। उत्तर मेरूर जैसे स्थानों से मिले शिलालेख वो हमें इन सभाओं के कामकाज का कितना विस्तृत विवरण देते हैं। कैसे वार्यम यानी समितियों के माध्यम से काम होता था, सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं थी, जैसे निश्चित मात्रा में भूमि का स्वामित्व, वैदिक ज्ञान, अच्छा चरित्र, और कैसे कुडुवोलाई एक प्रकार की लॉटरी प्रणाली जिसमें ताड़ के पत्तों पर लिखे नाम बर्तन से निकाले जाते थे, उसके द्वारा सदस्यों का चुनाव होता था। उनका कार्यकाल भी देखिए, 3 साल का होता था और तत्काल पुनर्निर्वाचन की मनाही थी ताकि शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित न हो जाए। ये सब दर्शाता है कि उनके पास विजयों को स्थायित्व देने के लिए एक परिष्कृत, एक गहरा तंत्र था। बिना इस समेकन के वो विस्तार शायद निरर्थक होता। ठीक है, समेकन के लिए प्रशासन चाहिए, मान लिया,
लेकिन प्रशासन चलाने के लिए धन चाहिए। अब आते हैं संसाधनों के स्रोत पर। मेरे विचार में युद्ध में प्राप्त लूट, विजित प्रदेशों से वसूला गया भारी खिराज और नए व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, यही चोल अर्थव्यवस्था के मुख्य इंजन थे। राजेंद्र प्रथम के श्री विजय अभियान को ही लें। क्या इसका एक बड़ा उद्देश्य मलक्का जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना और दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार से लाभ कमाना नहीं था? चीन के साथ भेजे गए दूतामंडल भी, वो भी कहीं ना कहीं व्यापारिक हितों से ही प्रेरित थे। ये सैन्य कार्रवाइयां सीधे तौर पर आर्थिक लाभ के लिए थीं, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर कहूंगी, युद्ध से प्राप्त लाभ क्षणिक और अनिश्चित होता है। कोई भी स्थायी राज्य व्यवस्था वो केवल लूट के भरोसे नहीं चल सकती। चोलों की आर्थिक शक्ति का आधार उनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और उस पर आधारित एक बहुत ही सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली थी। कावेरी डेल्टा की उर्वर भूमि में गहन कृषि होती थी और राज्य सिंचाई सुविधाओं जैसे तालाब, नहरें, उनके निर्माण और रख रखाव में बाकायदा निवेश करता था, जिस पर अलग से कर भी लिया जाता था। भू राजस्व, जो उपज का लगभग 1/3 था, वो आय का सबसे नियमित और सबसे बड़ा स्रोत था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर कर, बाजारों पर लगने वाले कर, नमक और धातुओं जैसी वस्तुओं पर कर, ये सब मिलकर एक स्थिर और एक पूर्वानुमानित आय प्रदान करते थे। श्री विजय अभियान या चीन से संबंध, हाँ, वो महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे इस कृषि और कर आधारित अर्थव्यवस्था के ऊपर थे, उसके विकल्प नहीं थे। इसी नियमित आय ने सेना, नौसेना, भव्य मंदिर निर्माण और उस विशाल प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखा। क्या ये तर्कसंगत नहीं लगता कि एक स्थायी राजस्व धारा युद्ध की अनिश्चित लूट से कहीं ज्यादा मजबूत आधार प्रदान करती है? आपकी बात में वजन है, लेकिन फिर हम चोल साम्राज्य के पतन की व्याख्या कैसे करेंगे? अगर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ही मजबूत और स्थायी थी, तो साम्राज्य आखिर क्यों बिखर गया? तथ्य तो ये है कि चोलों का पतन तब तेज हुआ जब उनकी सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में वे उत्तर में वेंगी के चालुक्यों से, दक्षिण में पांड्यों के पुनरुत्थान से और पश्चिम में होयसलों के उदय से लगातार चुनौती महसूस करने लगे। शिलोन पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। आंतरिक विद्रोह और सामंतों की बढ़ती ताकत भी, वो भी कहीं ना कहीं शैल्य कमजोरी का ही नतीजा थी। जब केंद्रीय सैन्य शक्ति कमजोर हुई तो प्रशासनिक ढांचा भी, आप कह सकते हैं, चरमराने लगा। इससे तो यही साबित होता है कि अंततः सैन्य शक्ति ही साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने वाली वो गोंद थी। पतन की प्रक्रिया देखिए वो जटिल होती है और उसे सिर्फ एक कारक से जोड़ना शायद सरलीकरण होगा। चोल साम्राज्य लगभग 4 सदियों 9वीं से 13वीं शताब्दी तक टिका रहा। ये अपने आप में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की गहराई और उसके लचीलेपन का प्रमाण है। कोई भी व्यवस्था इतने लंबे समय तक बिना आंतरिक शक्ति के वो टिक नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि अंतिम दौर में सैन्य पराजय हुई, लेकिन क्या इसका कारण केवल बाहरी शक्तियों का उदय था या क्या आंतरिक प्रशासनिक चुनौतियां भी थीं? हो सकता है कि केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया हो, या स्थानीय शक्तियां ज्यादा स्वायत्त हो गई हो, या फिर राजस्व प्रणाली में ही कोई समस्या आ गई हो। स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये विचारणीय है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम, जिनका समय लगभग 1070 से 1122 ईस्वी था, जिन्हें बाद के महान चोल शासकों में गिना जाता है, उन्होंने बड़े पैमाने पर विजय अभियानों के बजाय साम्राज्य को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया। इससे ये संकेत मिलता है कि चोल परंपरा में भी प्रशासन और स्थिरता को उतना ही महत्व दिया जाता था जितना शायद सैन्य विजय को। तो शायद सैन्य शक्ति का क्षीण होना पतन का एक लक्षण था, मूल कारण नहीं। चलिए अब सीधे तौर पर सैन्य संगठन और स्थानीय शासन की तुलना करते हैं। चोलों के पास एक अत्यंत संगठित और शक्तिशाली सेना थी। इसमें नियमित पैदल सेना, जिसे कैक्कोलर कहते थे, हाथी सेना, कुंजीरमल्लर, घुड़सवार सेना और एक नौसेना शामिल थी, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। सेना की कई रेजिमेंटें थीं, जिनके अपने नाम और अपने झंडे होते थे। एक विशेष दल था वेलयकार, जो राजा की निजी अंगरक्षक होते थे और उनके प्रति अत्यधिक निष्ठावान होते थे, यहाँ तक कि राजा की मृत्यु पर आत्मदाह करने को भी तैयार रहते थे।
सेना के सर्वोच्च सेनापति को महादंडनायक कहा जाता था, जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पद था। छावनियां, कड़गम, वो पूरे साम्राज्य में फैली थी। ये एक पेशेवर, स्थायी और शक्तिशाली सैन्य तंत्र था, जो सीधे राजा के नियंत्रण में था और यही उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष साधन था। और इसी शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य तंत्र के समानांतर, जैसा मैंने पहले भी थोड़ा विस्तार से बताया, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक गहरी और व्यापक व्यवस्था मौजूद थी। सामान्य गांव में उर नामक सभा थी, जिसमें गांव के सभी करदाता पुरुष सदस्य होते थे। ब्राह्मणों के गांव में सभा या महासभा थी, जिसके नियम और चुनाव प्रक्रिया, जैसा उत्तर मेरूर शिलालेखों में वर्णित हैं, वो अत्यंत विकसित थे। इन सभाओं के पास अपने सदस्यों के माध्यम से बनी समितियां, जिन्हें वारियम कहा जाता था, जैसे तालाब समिति, एरी वारियम, उद्यान समिति, तुट्ट वारियम, न्याय समिति, न्याय वारियम, वित्त समिति, पोन वारियम यानी स्वर्ण समिति आदि के जरिए स्थानीय प्रशासन चलाने के वास्तविक अधिकार थे। वे कर वसूलने में मदद करती थीं, स्थानीय विवादों का निपटारा करती थीं, मंदिरों और सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन करती थीं। व्यापारियों के अपने संगठन नगरम थे, जो नगरों और बाजारों के प्रशासन को देखते थे। उनके अपने नियम और अधिकारी, जैसे नगरकणक यानी लेखाकार, वो होते थे। ये दर्शाता है कि शक्ति केवल राजा और उसकी सेना में केंद्रित नहीं थी, बल्कि समाज के विभिन्न स्तरों पर एक तरह से विकेंद्रीकृत थी। ये दोहरा ढांचा, एक मजबूत केंद्र और जीवंत स्थानीय स्वशासन, शायद यही चोलों की असली ताकत थी, न कि सिर्फ सैन्य बल। ये स्थानीय जड़ें ही थीं जिन्होंने साम्राज्य को स्थिरता दी। तो संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो मेरा पक्ष यह है कि चोल साम्राज्य की पहचान, उसका उदय, उसका अभूतपूर्व विस्तार और उसका क्षेत्रीय प्रभुत्व, ये सब मुख्य रूप से उसकी आक्रामक सैन्य रणनीति, लगातार सफल विजय अभियानों और उस युग की शायद सबसे शक्तिशाली नौसेना पर आधारित थे। इन्हीं सैन्य सफलताओं ने वो भौगोलिक आधार, वे संसाधन और वो प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसके बल पर एक विस्तृत प्रशासनिक तंत्र विकसित और कायम रह सका। सैन्य शक्ति प्राथमिक थी, प्रशासन उसका अनुगामी था। और मेरा निष्कर्ष ये है कि यद्यपि सैन्य विजयों ने साम्राज्य के भौतिक सीमाओं का विस्तार किया, चोलों की असली स्थायी और विशिष्ट शक्ति उनकी अद्वितीय, बहुस्तरीय और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था में निहित थी। विशेष रूप से उनकी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, जिसमें सभा, उर और नगरम जैसी संस्थाएं शामिल थीं, और उनकी व्यवस्थित नियमित राजस्व संग्रह प्रणाली ने साम्राज्य को वो आंतरिक स्थिरता और वो लचीलापन प्रदान किया जो उसे लगभग 4 शताब्दियों तक न केवल जीवित रहने बल्कि फलने फूलने में सक्षम बना सका। प्रशासन वो नींव थी जिस पर सैन्य सफलताएं वो टिकी थीं। ये स्पष्ट है कि इस बहस का कोई सरल उत्तर नहीं है। चोल शक्ति निस्संदेह सैन्य विजय और कुशल प्रशासन, इन दोनों का एक जटिल और आप कह सकते हैं अविभाज्य मिश्रण थी। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना वाकई कठिन है। सैन्य विजयों ने विस्तार और संसाधन दिए, तो कुशल प्रशासन ने उन विजयों को स्थायित्व और सार्थकता प्रदान की। कौन सा तत्व ज्यादा प्रभावी था, ये शायद हमेशा बहस का विषय रहेगा, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम शक्ति को किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, स्रोत सामग्री हमें एक बहुआयामी साम्राज्य की तस्वीर दिखाती है। इसमें राजराज और राजेंद्र की सैन्य विजयों का रोमांच है, तो उत्तर मेरूर के शिलालेखों में वर्णित ग्राम सभा के नियमों की वो गंभीरता भी है। इसमें बृहदेश्वर जैसे भव्य मंदिरों की वास्तुकला है, नटराज की कांस्य मूर्तियों का सौंदर्य है, तो कंबन की रामायण जैसे तमिल साहित्य का गौरव भी है। इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो दूर देशों तक फैला समुद्री व्यापार भी है। जटिल सामाजिक संरचना, जिसमें वर्ण व्यवस्था के साथ साथ वलंगय यानी दाहिना हाथ और इडेंगय यानी बायां हाथ जैसे सामाजिक विभाजन भी शामिल थे, वो भी इसी तस्वीर का हिस्सा है। किसी एक कारक को, चाहे वो सेना हो या प्रशासन, परम प्रधानता देना शायद इस समृद्ध और जटिल विरासत के साथ न्याय नहीं करेगा।
और यही विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने का महत्व है। यह हमें किसी विषय की गहराई और जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चोल साम्राज्य के बारे में जानने और समझने के लिए इस स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर भविष्य में चर्चा की जा सकती है। निश्चित रूप से ये विचार विमर्श हमें याद दिलाता है कि इतिहास की व्याख्या वो अक्सर एक सतत प्रक्रिया होती है, जहां नए साक्ष्य और नए दृष्टिकोण हमें अतीत को अलग-अलग रोशनी में देखने में मदद करते हैं। अंतिम सत्य शायद मायावी है, लेकिन उसकी खोज ही ज्ञान का मार्ग है।